थोड़ा आवाज बढ़ाओ। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। कैसी चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या खास है इस अर्थव्यवस्था में और क्या परेशानियां हैं? भारत की इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां खड़ी हुई है? डोमेस्टिक लेवल पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से परफॉर्म कर रही है? जीडीपी के क्या हालात हैं? शेयर मार्केट कैसी चल रही है? सोना इतना सोना क्यों होता जा रहा है? सोना बल्कि आसमान में पहुंच गया है और चांदी रॉकेट हो गई है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्या हाल हैं? सर्विस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है? और भारत की अर्थव्यवस्था का आम आदमी से क्या लेना देना है? आज इस विषय पर बात करेंगे कि डॉलर इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। सभी विषयों पर खुली चर्चा। बहनों भाइयों, आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक खुली चर्चा करते हैं। तमाम बारी पक्ष प्रतिपक्ष आता है कि इंडियन इकोनॉमी, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है, ये क्लेम भी किया जाता है कि इस वक्त भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसके बाद हम धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक दिन दुनिया के शीर्षस्थ होगी और 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी इंडिया की होगी, जो गिटहब पर सबसे ज़्यादा होगी। बहन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़े निवेशक आते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। भारत सरकार का ये क्लेम किया है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था जीडीपी 8.2% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। पर एक मसला है कि डॉलर इसके मुकाबले रुपया लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और 90 रुपए के पार चला गया है। डॉलर के मुकाबले जब रुपए की कीमत गिरती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि 6 महीने पहले गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत 75-80 हज़ार रुपये के बीच थी, जो आज 1,33,000 रुपये के रेट पर है। यानी आम आदमी अब सोना खरीद नहीं सकता है। मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर है, केवल बड़े तबकों के पास या जिन लोगों ने गोल्ड को होल्ड कर रखा है उनके पास। डोमेस्टिक ग्रोथ कैसी है? महंगाई कैसी है? आम लोग अपनी खरीदारी कैसे कर रहे हैं? उनके कामकाज कैसे चल रहे हैं? घर के किचन कैसे चल रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है? और इस वक्त कंजम्पशन कैसा है? और डोमेस्टिक ग्रोथ कैसी है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच हम क्या कर रहे हैं? वो भी तब जब अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ इम्पोज कर रखा है। भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील क्यों अटकी हुई है, क्यों फंसी हुई है? समग्रता के साथ इन सभी विषयों पर आज डिबेट में हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोगों को लग सकता है कि आज की डिबेट तो बीजेपी के अध्यक्ष के पद के लिए होनी चाहिए, तो मैं याद दिला दूं कि कल हमने उस पर डिबेट पहले ही कर ली है और ये बता दिया है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे। ये आज डिसाइड हो जाए या कल, बनना उन्हीं को है। 14 तारीख को उनके नाम का ऐलान हो जाएगा, ऐसा हमको सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है। तो आज चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था और उसका सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव है, इस पर करेंगे। आप कुछ बयान सुने। इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है, हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत की जो इकोनॉमी है आज स्ट्रांग है, मजबूत है, और इसमें दो राय नहीं है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज निवेशकों का सबसे प्रिय डेस्टिनेशन इंडिया बना हुआ है, तो निवेशकों के लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण भारत सरकार ने किया है और उसी का परिणाम है कि दुनिया भारत में आना चाहती है, बड़े बड़े निवेशक भारत में आना चाहते हैं। 90 रुपए 14 पैसे के बराबर $1 है, कैसे कम्पीट करेंगे? आज अगर मोदी सरकार की 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो वो है विदेश मंत्रालय, कोई मित्र नहीं बचा आपका, और दूसरा है वित्त मंत्रालय, आर्थिक क्षेत्र। वहां आपको
किसी से अच्छे संबंध आपके न होने की कीमत आप चुका रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और जाने माने पत्रकार प्रोफेसर MK अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं और इस देश के बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दिल्ली से इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज थोड़ा हम अनकन्वेंशनल डिबेट कर रहे हैं, लिहाजा आप सबके इस पे इनपुट बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर इसके प्रभाव पर आज ये गंभीर चर्चा है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं मनीष शुक्ला को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी बताइए, विपक्ष का आरोप है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। देखिए, विपक्ष के नेता का बयान आपने भी चलाया, उन्होंने कोई तथ्य की बात नहीं की। एक बात उन्होंने बताया कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले और महंगा हो गया है। इसके अपने कारण हैं और आपने दो आर्थिक क्षेत्र के लोगों को बैठाया है, वो भी उस पर जरूर विषय पे रखेंगे। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले भारत की जीडीपी को देखना चाहिए, जो पूरे वैश्विक परिस्थिति है आज, उसमें 8.2 की जीडीपी से भारत आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और आपने जो दूसरा कि सत्या नडेल को कोट किया, तो निश्चित रूप से जो भारत आज नवाचार प्रयोग कर रहा है, आज जिस तरीके से AI से लेकर नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, उसके नाते से भी निवेशक भारत में आ रहे हैं। और न केवल जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, बल्कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नए क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। और देश की पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलती है। एक और आधार होता है देखने को कि किस तरीके से देश में विकास की गति है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर दृष्टिपात करेंगे ब्रिजेश जी पूरी भारत की स्थिति पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है, नई तकनीकी के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके लिए पिछले 10-11 साल में जो मोदी सरकार ने एक वातावरण बनाया है, जो तमाम सुविधाएं प्रदान की है, देश के जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो देश के हमारे औद्योगिक क्षेत्र के में काम करने वाले लोग हैं, और विदेशों से भी अब आज लोग निवेश कर रहे हैं। स्वयं माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश 26 से 30 के बीच में करेंगे। तो एक अच्छे और सुनहरे भविष्य की तरफ आर्थिक रूप से भारत बढ़ रहा है। अच्छा, दो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और दोनों का जवाब आपसे चाहिए। पहला सवाल बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ है। सोने के भाव इस वक्त इतने रॉकेट हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, ख़ास आदमी के लिए भी सोना अब बहुत सोना हो गया है। सोने की कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रही है और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? जो सोना पहले 60, 70, 80 हज़ार के रेट पे था, आज 1,33,000 प्रति 10 ग्राम है। देखिए, सोने की जो मार्केट होती है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरे वैश्विक जो बाजार है उसके आधार पर घटती बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जिस तरह से क्रय शक्ति बढ़ी है, तो कहीं न कहीं भारत में जो आम लोग हैं उनकी जेब में भी पैसे आ रहे हैं, इसी के नाते से क्रय शक्ति बढ़ी है। तो हमको लगता अच्छा, है कि लोगों के पास समग्रता ज्यादा से पैसे आ रहे हैं तो दृष्टिपात सोना करेंगे। खरीदे ले रहे हैं क्या मनीष जी? जी, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो सोना खरीद के रख ले रहे हैं, ये कह रहे हो आप, इसलिए मैंने कीमत फिर बढ़ कहा, गई। आप दो विषय को आप जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि जो सोने के दाम होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो वैश्विक बाजार से नियंत्रित होते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि अगर आपको देखना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। अगर आप अभी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जब बाजार पर जनता का विश्वास या निवेशकों का विश्वास कम होता है तो हार्ड मनी पर विश्वास करते हैं और उसका नाम है गोल्ड। इसका मतलब बाजार पर लोगों का विश्वास कमजोर है। देखिए, ये एक पुरानी धारणा थी। आज
भारत में जिस तरीके से यही क्रय बात है ना। शक्ति बढ़ी है, आप मार्केट में जाएंगे, आप तमाम जो क्रय करने की चीजें हैं, अगर उनके आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो लगातार बढ़ी है। फिर हमने कहा कि जिस तरीके से जीडीपी के ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में आएगा कि भारत एक आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ा है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व की आर्थिक दृष्टि से। तो सभी सेक्टर में भारत ने एक उल्लेखनीय प्रगति की है और उसके थैंक यू नाते मनीष से जी। आज पूरे विश्व के जो निवेशक हैं भारत में आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उपाध्याय जी, आपका स्वागत। किस आधार पर आपको लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है या डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है, या आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसा मनीष जी कह रहे हैं, क्रय शक्ति बढ़ी है तो सोने की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था 8.2 की दर से बढ़ रही है। अब आपको किस विषय पर आपत्ति है? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया का जो है दाम बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी कहना। मैं तो कह रहा हूं कि डॉलर जो है आगे बढ़ रहा है, रुपया कोई नीचे नहीं गिरा है। जैसा कि वित्त मंत्री जी लगातार इस पर चर्चा करती हैं, उनका भी यही ध्येय है। इसी आधार पर हमारे भाजपा प्रवक्ता ने भी बात रखी। रुपया का कोई उसमें लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह रुपये की फजीहत इस सरकार ने कराई है, आज तक ऐसी फजीहत किसी के काल में नहीं हुई। याद कीजिए 12-13 में जब रुपये की थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे होती है तो कैसे कैसे भाषण और कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग देश के तत्कालिक विरोधी दल के नेता और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी और भाजपा के लोग करते थे। सच्चाई ये है, देश पर 11 सालों में 3-3.5 गुना कर्ज बढ़ा है। 182 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जो 70 साल में मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था। मोदी जी की उपलब्धियों में से एक है, इसको मैं बधाई देता हूं भाजपा को भी। एमएसएमई की बात है, एमएसएमई हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष बंद हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि करोड़ों युवा जहां नौकरी उनको मिलती, इसी कारण उनका भी जीवन बर्बाद हो रहा है, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की बात जो करते हैं यहाँ, उनसे मैं जरूर ये बात कहना चाहूँगा, क्रय शक्ति के मामले में भारत की स्थिति क्या है, एक उदाहरण मैं देता हूँ। कैसे ब्रिटेन की क्षमता क्या है, 55,152 डॉलर प्रति व्यक्ति है, और हमारा हमसे 10 गुना ज़्यादा है। हमारा मात्र 3315 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप इस ग्रोथ की यदि बात करते हैं तो इस गति से यदि हम बढ़े तो आप समझिए सैकड़ों साल लग जाएंगे। एक बात जरूर कहा कि पिछले तिमाही में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। और इसी तरह का एक आंकड़ा और प्रस्तुत किया गया है कि महंगाई दर मात्र 0.25 हो गई है। इसका मतलब समझते हैं, शायद अर्थशास्त्री बहुत सारे हैं, वो बताएंगे जरूर इसका अर्थ। इसका मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है और महंगाई जिस तरह इन्फ्लेशन कम है, हमको पलामू में रह करके पेरिस का मजा लेना चाहिए। हर सामान सस्ता और हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती। पर सच्चाई सबको पता है कि आईएमएफ, जिसकी बहुत सारी रिपोर्टों की चर्चा भाजपा के लोग करते हैं, आईएमएफ ने भारत के जो ये आर्थिक व्यवस्था है उसको बी के बदले ग्रेड नीचे कर दिया है और अब सी में डाल दिया है। उसके बाद डी ही मात्र बचता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ आंकड़ों का खेल करें और सच्चाई से अपने आंख को ढक लें और पर्दे पर रख करके सिर्फ एक भक्ति करें, मोदी भक्ति। मोदी भक्ति से काम नहीं चलेगा, देशभक्ति जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। राजपाल कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, शुक्रिया आपका। तो बताइए, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, समाजवादी पार्टी क्या राय रखती है और क्या आम लोगों का जीवन बढ़ा? और जैसा मनीष जी क्लेम कर रहे थे, क्या आम लोगों की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई है? देखिए ब्रजेश जी, 73% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है और 99% लोगों के पास मात्र 27% में बंटवारा है। 1% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति 73% है। अब मनीष जी ने कि क्रय शक्ति बढ़ गई, अब मैं तो पूछना चाहता हूं मनीष जी और जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, किसने दीपावली में कितना सोना धनतेरस पे खरीदा है? मनीष जी बता दें, परिवार में कितने लोग खरीद लाए? ये काले धन के रूप में
ये सरकार के जो बड़े लोग हैं वो खरीद रहे हैं सोना। ये आपको मैं बता रहा आपने क्या खरीदा था हूं, मैंने कुछ धनतेरस? नहीं खरीदा। अरे बर्तन ही लिया। बर्तन खरीद के आए, बर्तन धनतेरस पे। ये है क्रय शक्ति बढ़ रही है। आम आदमी से पूछे जाके, शादी के लिए बाली नहीं खरीद पा रहा, अच्छा, कुंडल नहीं खरीद पा रहा, बिछिया नहीं खरीद पा रहा, पायल नहीं खरीद पा रहा। गरीब आदमी से तो पूछे जाके क्या हालत है। जब 73% तो ये कौन से लोग हैं जिनकी परचेजिंग बढ़ी है जैसा मनीष जी क्लेम कर रहे हैं? जो 73% जो मैंने बताया, 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास देश की 73% संपत्ति चली गई। मैं नहीं बता रहा हूं, आंकड़े हैं। ये केवल एक चंद उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ जाए, उससे देश के आम गरीब किसान की संपत्ति का प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय अगर चंद 100 उद्योगपति जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी आय निकाल दी जाए, इनकम हटा दी जाए, प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए भी नहीं है। तो मनीष जी और बीजेपी क्लेम कर रही है कि भाई आम आदमी की लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुई है, अच्छी हुई है। क्या लाइफ स्टाइल? गांव में तो जाए कभी देखे जाके, नौजवान पढ़ा लिखा, देखो, बीजेपी फील्ड में ही रहती है। नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान घूम रहा, शिक्षित, नशे में झोंक दिया है भाई, नशे में। इस देश के नौजवानों को पढ़े लिखे डिग्री होल्डर 10-10 हजार रुपए, 10,000 फीस देने वाला। आप यहाँ पता कर लीजिए, एलपीएस और सीएमएस में एक बच्चे की फीस 10,000 है लगभग, और 10,000 पे शिक्षा मित्र को नौकरी दे रहे हैं। ये हालत इन्होंने बनाई है। ये क्या गैर बराबरी? डॉक्टर लोहिया कहा करते थे गैर बराबरी उतनी ठीक है जितनी उंगलियों में गैर बराबरी है, जितनी उंगलियां छोटी बड़ी हैं, आवश्यकता पड़े तो मुट्ठी बन जाए। अब आपको बता रहे हैं 1% लोगों के पास 73% देश की संपत्ति। भाई 8.2% की दर से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है ना? नहीं, वरना ये डेटा कहां से आता है? नहीं, इकोनॉमी ठीक ठाक क्या, मैंने बता दिया। ये जो 1% लोग हैं इनकी संपत्ति हटा दो, उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय गिन लो, किसको कितना मिल रहा है। अरे 100 रुपए भी नसीब नहीं हो रहा है गांव में लोगों को। आज इनके जैसे लोग ये एक तरफ कह रहे हैं हम क्रय शक्ति बढ़ रही, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अभी भी ये बता रहे हैं, इनके डाटा है कि गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हम अभी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो ये या तो ये बता दें कि 80 करोड़ लोगों को ये गरीब नहीं है। 80 करोड़ लोगों को एक तरफ कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय तक लोग नहीं बनवा पा रहे, इतनी गरीबी है। शौचालय तो सरकार ने बनवाया ना पिछली बार सबका, स्वच्छ भारत मिशन चला, मैं घर कह घर रहा शौचालय हूं, बने। जो व्यक्ति गरीबी इतनी है, मैं ये बताना चाहता हूं, जो बता रहे हैं कि सोना खरीदने की क्रय शक्ति बढ़ गई है आम आदमी की, तो मैं उस पर बताना चाहता हूं कि जब 5 किलो अनाज के लिए, और ये सरकारें बना लेने से ऐसा कुछ नहीं होता कि सरकार पैसे की दम पे बना रहे, चंद उद्योगपतियों के दम पे बना रहे। अरे गांव गरीब किसान खाद के लिए लाइन में लगा है, खाद के लिए, इनसे पूछिए ना, बहुत खाद शुक्रिया दे पा रहे हैं क्या? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। अग्रवाल साहब, स्वागत आपका। तो बताइए हमारे दर्शकों को और पैनल को कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब ब्रजेश जी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आज स्ट्रक्चर है और जिस रूप में ये आगे बढ़ रही है, ये एक चीज़ तो ये मानना पड़ेगा कि जो वेस्ट का मॉडल है हम उस मॉडल से अलग हट करके आपने आगे को बढ़ा रहे हैं, और इसके कई घटक हैं। उन घटक को हम लोग ब्रीफ में इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ग्रोथ रेट ज़्यादा आ रहा है और अमेरिका का, यूरोप का और चीन का, जापान का नहीं बढ़ पा रहा है, यूरोप के कई कंट्रीज़ अभी भी जीरो और माइनस के इर्द गिर्द टहल रहे हैं उनकी ग्रोथ में, और अमेरिका अभी संघर्षरत है कि किस प्रकार से उसका 2.5% का विकास दर हो, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ग्लोबल एजेंसीज जो भी हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, वो लगातार रिवाइज अपवर्ड कर रही हैं। इसका मतलब वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के आज के स्वरूप को समझ नहीं पा रही। पहला अगर मॉडल यहाँ पर देखते हैं, जो सर्वाधिक पिछड़े थे उनको एक ग्रोथ इंजन के रूप में लाने का काम किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखें, बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, या हम महिला को देखते हैं या गरीब को देखते हैं, तो वो एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में सृजित हो रहे हैं। दूसरा, हम नए ग्रोथ सेक्टर्स को सृजित कर रहे हैं, चाहे आप स्पेस सेक्टर को ले लें, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में ले लें, या क्लीन ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के रूप में ले लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लेते हैं।
तो हमें वहाँ पर क्या लगता है कि नए ग्रोथ इंजन लगातार सृजित हो रहे हैं। दूसरा एक जो मॉडल यहाँ पर आता है जिसकी वजह से आप देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कुछ बात करती हैं, जीएसटी काउंसिल में बैठती हैं तो उनकी चर्चा कुछ अलग होती है जी। और जब वो वहाँ पर होते हैं, स्विट्जरलैंड में होते हैं अपने डिस्कशन में, तो एक ही टेंट के नीचे आप देखेंगे कि विपक्षी दल और सत्ताधारी दल एक टेंट के नीचे दोनों बैठ करके अपने यहाँ के लिए इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। आप दावोस और का एक जिक्र कर रहे हैं, लग महत्वपूर्ण रहा है। आंकड़ा देता हूं, जो चेंज है, मेजर चेंज है, ये वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक मॉडल बदला है। दूसरा, हम लोग अभी देखेंगे कोविड के बाद लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए जी जो इंटरेस्ट फ्री 50 साल के लिए ऋण दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए, यानी कि स्टेट और सेंटर कहीं ना कहीं ग्रोथ में सामने एक साथ आते दिखाई पड़ते हैं। और जो ग्रोथ की बात आती है तो मुझे लगता है नए ग्रोथ सृजित हो रहे हैं, इसलिए हो रहा है। एक चीज जो अभी सोने की चर्चा आई कि सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है और डॉलर का दाम भी क्यों बढ़ रहा है भारत में, आपने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको ऐड करना अब यही चाहता हूं। पूछने ही वाला था, पहली चीज, पर आप सोने मेरी का दाम मनोदशा को बढ़ने भांप के लेते हैं और लिए- जवाब खुद देने लगते हैं। बताएं जी। सर। असल में आज आप गोल्डन टाई में हैं तो मुझे वो समझना पड़ा। तो उसका रीजन इनका क्या है वहाँ कि चल रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सारे सेंट्रल बैंक्स इस समय बहुत तेजी से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ गोल्ड को। तो इसका प्रमुख कारण है चांदी का जो दाम बढ़ रहा है। देखिए चाइना ने उसका एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की बात कर दी है, तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं और ये डोमेस्टिक डिमांड की वजह से नहीं बढ़ रहा है जैसा मनीष जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड घटी है। जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं ज्वेलरी की डिमांड घट रही है। ये एक टेंशन का कारण हो सकता है जो ज्वेलर्स हैं। लेकिन डॉलर की अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कारण सेंट्रल बैंक अपने को मजबूत रखना चाहते हैं, तो ये कारण बन रहा है। और जहां तक डॉलर के बढ़ने की बात है, जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और डॉलर को लेकर के एक चीज और देखिए, बहुत तेजी से एक प्रयास चल रहा है कि कैसे डी डॉलराइजेशन ग्लोबली किया जाए। आज विश्व में 58% रह गया है डॉलर की हिस्सेदारी। और जैसे मान लीजिए बड़ी इकोनॉमीज भारत है और रूस है, ये किस प्रकार से ट्रेड कर रहे हैं, अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। भारत ने 18 कंट्रीज के साथ रुपए में ट्रेड का एग्रीमेंट किया है। आप इस प्रकार से देखें तो बहुत सी कंट्रीज डॉलर से अपने को बचाने के लिए, बड़ी कंट्रीज चाहे चीन हो चाहे भारत हो, इस प्रकार से अपने को बचाने का काम कर रहे तो हैं। ये क्योंकि कॉज ऑफ डॉलर कंसर्न आज है उतना हमारी सेफ अर्थव्यवस्था के लिए, एक करेंसी अलार्म नहीं रह है गई है। डॉलर का मजबूत होना और भारतीय रुपए का गिरना। क्योंकि हम जितना भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं या जा रही हैं, सब पर भुगतान अधिकांश में डॉलर पे ही होता है। अगर रूस वगैरह का उदाहरण छोड़ देते हैं आप, तो ऐसी स्थिति में इसका सारा दबाव तो हमारी अर्थव्यवस्था को ही झेलना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, शॉर्ट रन में हमें यह दबाव झेलना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि डॉलर का प्रभाव लगातार घट रहा है और उसको घटाने की चेष्टा भी चल रही है, ये हमको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट रन में ये टेंशन रहेगा, लेकिन इसका दुष्प्रभाव डॉलर भी झेल रहा है, क्योंकि डॉलर का जो वैल्यूएशन है ग्लोबली बढ़ रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर उसको टेंशन है। और जो टैरिफ लगा रहा है ग्लोबल, उसका जो है, और उसकी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है आज के दिन अमेरिका की। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम में सिद्धार्थ कलहंस जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ हैं और आर्थिक मामलों की परिचर्चा का हिस्सा रहते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को और पैनल को बताइए। मैं 3 विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला विषय ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से परफॉर्म कर रही है। दूसरा, अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ इम्पोज कर रखा है। हम प्रतिदिन ये बयान सुनते हैं कि डील पर बात चल रही है, यूएस का डेलीगेशन आया है, इंडिया का गया है, पर बात ही चल रही है। अभी तक हम उस पर कोई एक हल तक नहीं पहुँचे हैं, ना किसी एक डील तक पहुँचे हैं। दूसरा विषय ये है कि जीडीपी जब बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था भी बेहतर है या नहीं? दूसरे सवाल से ही पहले शुरू करता हूँ। अभी एक पैनल के साथी ने जीडीपी के आंकड़ों को लेके
जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चिंता है उस चिंता की बात कही। 2011-12 में आप कल को मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आप कलहन साहब आपकी तो 2011-12 में जो तनख्वाह थी अब तो आप 2.5-3 गुने हो गए हैं, लेकिन क्या उसको बेंचमार्क माना जाए? क्या हम 2011-12 में महंगाई के स्तर में जहाँ थे क्या आज भी वहीं हैं? ऐसा नहीं है। अगर हमारा बेस ईयर 2011-12 होगा, सवाल दो खड़े हुए हैं। IMF ने हमको डिग्रेड किया, हमको पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता ये है कि हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। किसने? IMF ने? GDP के मामले में हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता ये है कि IMF ने हमें पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपना बेस ईयर आज भी 2011-12 रखा है। हमारा जो WPI है उसके आधार पर जो यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसके आधार पर किए जाने वाला कैलकुलेशन वो विश्वसनीय नहीं है। एक ऐसे देश में जहाँ 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, उस 90% का कोई डाटा इस GDP में परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए हमारी GDP उसको अविश्वसनीय माना जाता है। हम बहुत खुश होने की 8.2% है, हमारे पास अपना कोई बेंचमार्क रख लें हम। आपने बेंचमार्क रख दिया कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक कूद लेते हैं तो आप बड़े ओलंपियन हैं, लेकिन हम इससे ओलंपियन नहीं हो जाते। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए 2010-11? स्टैंडर्ड आपका बेस ईयर इंप्रूव होना चाहिए ना। बेस ईयर हम 2 साल पहले का ले सकते हैं, हम बेस ईयर 1 साल पहले का ले सकते हैं। अगर हम 13 साल और 15 साल और 20 साल पहले का बेस ईयर लेकर चलेंगे तो हमारी अच्छा, उसके मुकाबले ये 8% बढ़ी तो है। बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी GDP। हाँ, कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है। कंजम्पशन बड़ी दिखाई पड़ेगी। आज हम डिबेट कर रहे हैं डॉलर के प्राइस पर। आप साधारण से साधारण दर्शक जानता है हम आयात ज़्यादा करते हैं कि निर्यात ज़्यादा करते हैं? जाहिर सी बात है हम सामान मंगाते ज़्यादा हैं। हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है ना, है ना। ये हाँ, हर तरह के आंकड़े में आता है। एक इम्बैलेंस भी है दोनों के बीच, तो आयात निर्यात। अब अगर इम्बैलेंस है और डॉलर 90 रुपए का हो गया तो यानी कि हम मंगाने में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ना, डॉलर दे रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से सुदृढ़ हो गई, कहाँ से चमकदार हो गई? हम इसकी चमकदार तस्वीर कैसे देखें? आज हम कुर्सी के इस तरफ बैठे हुए हैं, एक बार हम उस तरफ बैठे हुए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि 2 वर्षों से लगातार अमेरिका सोने की खरीद कर रहा है। सोने की मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया अमेरिका ने। अच्छा। हमने 2 वर्षों में हम नहीं चेते। आज सोने की कीमतें हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ओके। हम कहते रहें, हम ट्रंप को कहते रहें कि ट्रंप बहुत सनकी हैं, ट्रंप की बातें ऐसी होती हैं, ट्रंप की बातें वैसी होती, लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आखिर हम झुके आज भी हम 50% का टैरिफ झेल रहे हैं ना। आपने कहा हमारी टैरिफ पे बात चल रही है, आज तक नहीं हो पा रही है। आज तक नहीं हो पा रही है। सामान तो हम मंगा रहे हैं ना, डॉलर में हम पे कर रहे हैं, डॉलर 90 सर्वाधिक जो पैसे खर्च होते हैं ना वो तेल पे खर्च होते हैं, सर्वाधिक ऑयल पे। आपका 80% जो तेल का कंजम्पशन है ना वो तो बाहर से ही आता है। हम रुपए में डील करने शुरू कर चुके हैं 18 मुल्कों से। उन 18 मुल्कों से हमारे पास ट्रेड डील होती कितनी है? हम 0.6% यानी कि 99.4% सामान जो हम मंगाते हैं आज भी डॉलर में पे कर रहे हैं, और डॉलर हो गया 90 रुपए 36 पैसे। जैसा प्रोफेसर अग्रवाल कह रहे हैं कि हम डी-डॉलराइजेशन पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, ब्रिक्स की करेंसी से पीछे हटने वाला कौन था? सबसे पहले तो हम ही थे ना, हिंदुस्तान था ना। तब तो हम ट्रंप के दबाव में आ गए, हमने पहले हाथ झाड़ लिया। डरवा भी रखा है कि अगर दूसरी मुद्रा पे बात किए, हमने हाथ झाड़ा सबसे पहले। हिंदुस्तान ने ही साहस नहीं दिखाया ना, तो हम ट्रंप के आगे साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। हम कहाँ के डी-डॉलराइजेशन हम करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटे मोटे मुल्कों से रुपए में डील करने की बात कर पा रहे हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको लगता है US और अमेरिका की जो ट्रेड डील पर बात चल रही है, सहमति हो पाएगी शीघ्र? क्योंकि अगर सहमति नहीं होती है तो उसका प्रभाव तो हम पर पड़ रहा है ना। देखिए, ये ट्रेड डील की जो भी बात चल रही है और जितनी खबरें अब तक खबरें आ रही हैं अलग अलग तरह के देशी विदेशी समाचार पत्रों से, वहाँ हम झुककर ही समझौता करने जा रहे हैं। हम उनके एग्री प्रोडक्ट्स लेने की बात कर रहे हैं। भैया, अमेरिका से अकड़ के थोड़ी रह सकते। हाँ, तो हम झुककर हम अपने किसानों की कीमत पर समझौता करने की बात कर रहे हैं। हम सोयाबीन मंगाने की बात कर रहे हैं, हम मक्का मंगाने की बात कर रहे हैं, हम GM उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रेन्स को लाने की बात कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को लाने की बात कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने किसानों की कीमत पर समझौता करने की बातचीत अभी तक चल रही है, और अगर वो हो जाती है तो हम अपने किसानों तो आप असहमत हैं प्रोफेसर अग्रवाल ने जो तर्क में पक्ष रखे? देखिए, प्रोफेसर अग्रवाल को आज की तारीख में हो सकता है कि डॉलर का 90 रुपया हो जाना भी फायदेमंद दिख रहा हो।
नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, चिंता जताई। हो सकता ये है तो कि आप उनको उन पे 90 चिपका रुपए- रहे हो, ये ऐसा तो नहीं। 90 रुपए का डॉलर उन्होंने दिखा कंसर्न जताया, डीप कंसर्न, बल्कि उन्होंने 2 विषय पर बहुत अच्छी बात कही। गोल्ड पर भी उन्होंने अपने बहुत दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि ये ठीक नहीं है, और दूसरा डॉलर पर उन्होंने कंसर्न जताया। डॉलर की पर अगर मजबूत होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। इस ये पर बात तो से मैं सहमत हैं। सहमत हूँ, मैं उस बात पे उनसे सहमत हूँ, और ये बात एकदम सही है। जो उन्होंने अभी डॉलर के मजबूत होने के कोई फायदे नहीं बताए। सामने जो राज्यपाल जी ने भी कहा था कि ज्वेलरी में किया जाने वाला खर्च हिंदुस्तान में लगातार घटता जा रहा है। एफडीआई की भी बात कर रहे हैं कि साहब विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आ रहे हैं। अरे कल ही तो 2000 करोड़ रुपए निकल गए हमारे बाजार से। अरे 2000 करोड़ का बात कल करो। एक दिन में जुलाई में 47,000 करोड़, अगस्त में 46,000, 35,000 सितंबर में, तो अब 17,500 मैं एक दिन की नवंबर बात कर रहा हूँ। में निकल एक दिन गए। में 2-2 करोड़ डॉलर निकाले ले रहे हैं। जी, 2,000 करोड़ बहुत निकाले शुक्रिया जा आपका। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो बताइए, आम आदमी की नज़र में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी की ही बात करूंगा। जिस देश में लोग रुपया लेके वोट देते हो, उनको अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो पूरे डिबेट पे ही सवाल उठा दे रहे हो। देखिए, जब बड़ी चुनाव बेइज्जती में कर दी वीरेंद्र। भरपूर रुपया बांटा जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था की उम्मीद क्यों लगाते हैं लोग? तो हद ही हो गई आज देखिए, भारत में 2 तरह की खबर आई। जी, एक खबर आई कि रुपया जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, उसको ग्लूकोज भी अब पिलाने पे वो ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरी खबर आई, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भारत एआई के मामले में बहुत आगे जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मामले में, जिसको गिट हब कहते हैं, वो दुनिया में 2030 में नंबर 1 बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भारत अव्वल स्थिति में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन उसका रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। ये 2 तरह के सूचनाएं आपके सामने हैं। इन सब के इतर दुनिया के विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई के क्षेत्र में भारत के युवा और इंजीनियर वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। और दूसरी ओर तेल की खरीदारी और विदेशों से आयात ने भारत की कमर तोड़ रखी है। ये सारी स्थितियों पर संतुलन कर पाना किसी सरकार के लिए आसान नहीं है। वैसे ब्रजेश जी, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी अर्थव्यवस्था टूटे गिरे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब शायद वो नहीं समझ पाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कमजोर होता है, तब उसने कई बार मजाक उड़ाया था। लेकिन अब वो 10-12 साल से सत्ता में है और उसको इन स्थितियों का आभास हो गया है। लेकिन उसके सामने चुनौती इस देश की डिमांड है। आयात क्यों लगातार बढ़ रहा है? जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, पूर्ति करना है, तो फिर उसके लिए पैसा ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा जी। और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं कि सुरसा के मुंह की तरह डिमांड बढ़ रही है हर साल हर दिन, तो कौन इसका पेट भर पाएगा? आसान नहीं है भर पाना। वैसे हमारे देश में रुपया कमाने के बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे फराड लोग सक्रिय रहते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस के फराडिया भी हैं जो लूट कर भाग जाते हैं, जिनको आप गुरु घंटाल कह सकते हो कि ये गुरु घंटालों ने भी इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। लेकिन ये सब इतने होशियार हैं कि ये समय और सरकार की धारा के साथ बहकर आगे निकल जाते हैं। बाकी गरीब आदमी को कहते हैं कि तुम कम खाओ, राशन पर निर्भर करो और कम सुविधाओं में अपना जीवन चलाओ। और एक तरफ ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि रुपया तो हाथ के मैल है, रुपए के लिए कहे परेशान हो। हाँ, कहते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, दोनों बात कहेंगे।
अब आदमी भ्रमित हो जाए कि वो किस बात को माने। नौजवान, आप क्या मानते हो, मैल मानते हो या दूसरा वाला मानते हो? ब्रजेश जी, हम तो इतना मानते हैं कि हमारे देश में अगर पाकिट में रुपया नहीं है तो औरत भी सम्मान नहीं देगी घर में, और वो भी चाहती है कि हमारे पति के पाकिट में, पर्स में भरपूर रुपया हो। और इस देश में तमाम सारे पतियों की हालत, जिनके पास रुपया नहीं है उनकी घर में क्या है वो लोग जानते हैं। तो आज दावोस के एक सम्मेलन की बात आई कि वहां पर हम लोग जब साइंस के स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे फिट होगा, शक्तिशाली होगा, वो जीवित रहेगा, वो आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद एक नई परिकल्पना आई सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की, कि वो जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा वो सारे संसाधनों पर कब्जा करेगा, वही आगे तरक्की करेगा, वही आगे सरवाइव करेगा। तो वो आपने मेरी जो बात मानी, हम लोग तो मध्यम मार्गी लोग हैं, कम चीजों में गुजारा करने वाले लोग हैं। और सिद्धार्थ कलहन जी भी बैठे हैं, भाई गुटखा खाने वाले लोग भी हैं इस देश में, और इस देश में शाम की दवाई वाले भी लोग हैं। तमाम लोग जो मेहनत कश हैं वो भी थकान मिटाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में अपना योगदान करते हैं। जब कोरोना आया तो दारू की दुकानें ये सोचकर खोली गई कि इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में दारू का बड़ा योगदान है जी। लेकिन रुपया से ये कहूंगा कि भाई अब थोड़ा मर्दानगी दिखाओ, अपना पौरुष दिखाओ, रुपया ज्यादा मत लुढ़को, क्योंकि तुमको भारत देश में हो, तुम्हें ताल ठोक कर डॉलर से लड़ना होगा, कोई कमजोर देश के आदमी नहीं हो तुम। अब ये जरूर है कि कुछ लोगों को अगर डेलीगेशन में आपको भेजा जाए तो निश्चित तौर पर डॉलर हाथ जोड़ लेगा। अरे अभी मनोज तिवारी ने कहा कि डॉलर चाहे बढ़े चाहे घटे, हमारे देश के लोग रुपया लेकर जेब में घूमते हैं, नगद में व्यापार करते हैं, रुपया उनकी जेब में है जी, वो खरीदारी करते, हमारा डॉलर से क्या लेना देना है। लेकिन इस देश में हमेशा हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे बहन बेटियों महिलाओं के सपने में राजकुमार आते हैं, उनकी शादियों के लिए लोग कहते हैं। किसी के सपने में मजदूर नहीं आते। तो बचपन से सिखाया गया कि अमीर होना चाहिए दूल्हा, पति, तो पैसे वाला होना चाहिए, ये है उसके पीछे लॉजिक। वैसे जी कंक्लूड करें प्लीज जी। वैसे आपने कहा है तो 4 लाइन सुनिएगा कि पैसे ने सब कुछ व्यवस्था को बिगाड़ा है, इसलिए पैसा जीवन में बहुत जरूरी है कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े इंसान बिक गए। और सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के भी कान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। और पशुओं की कीमत लगती है, बेमोल इंसान बिक गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की नज़र में अर्थव्यवस्था की स्थिति और पैसे के महत्व के बारे में रेखांकित करने के लिए वीरेंद्र जी हमेशा उस वर्ग की बात करते हैं जिसकी बात टेलीविज़न और मीडिया में कम हो पाती है। आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, 2-3 विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को और पैनल को जवाब दें। डॉलर के मजबूत होने का सीधा प्रभाव हमारे जो आयात और निर्यात से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है उस पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। उसके बारे में आप रूलिंग पार्टी, आप लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं, आरबीआई क्या एफर्ट कर रहा है, इसके बारे में बताया जाना चाहिए। दूसरा विषय इस बात का है कि अभी तक अमेरिका और भारत के साथ जो ट्रेड डील है सिर्फ बात हो रही है। बात न होने की वजह से, डील न होने की वजह से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है
वो साफ साफ सामने दिख रहा है। देखिए ब्रजेश जी, डॉलर की कीमत जो बढ़ रही है उसके अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं। अर्थव्यवस्था एक बड़ा जटिल विषय है। अभी 2 अर्थशास्त्र से संबंधित पैनलिस्टों को आपने सुना, एक्चुअली उसमें से एक कोई पॉइंट निकाल के उसको अगर विश्लेषण कर दे तो आपको दिखेगा एक पक्ष, और दूसरा अगर कोई पॉइंट को निकाल के अगर उसका विश्लेषण करे तो दूसरा पक्ष दिखता है। अब जैसे कालन जी हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता है कहीं वैचारिक प्रतिबद्धता है तो उनको ये बताना ही है। लेकिन हम तो एक अगर आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं है तो हम तो 2 ही 3 4 चीज देख के बता सकते हैं कि इस देश में, अजय जी, इस देश में देश की फजीहत तब हो रही थी जब 2% के आसपास जीडीपी थी, उसको हिंदू जीडीपी ग्रोथ रेट कहा जाता था। अब 8.2 हो गया है तो आप लोग उसको हिंदू जीडीपी ग्रोथ रेट आप कह नहीं सकते। तो ये दूसरी बात, जो देश में और अपने प्रदेश में जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं, जिस तरीके से तमाम नए सेक्टर आज ग्रोथ इंजन बने हैं, आज युवाओं और महिलाओं के हाथ में जो क्रय शक्ति बढ़ी है। एक बात और मैं कहूंगा ब्रजेश जी, आपने भी मेरी बात को गलत तरीके से रखा और एक आध लोगों ने और रखा। मैंने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ी है। हमने नहीं कहा था कि ग्रामीण और गरीब लोग सोना खरीद रहे हैं इसलिए सोने का दाम बढ़ा है। ये क्लियर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से, और रही बात कि IMF ने कहा कि पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया, तो 2-3 साल पहले इसी देश को हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका के बराबर खड़ा किया जाता था। श्रीलंका आज कहाँ है, भारत कहाँ है? बांग्लादेश के भी नीचे लाया जाता था, आज बांग्लादेश कहाँ है, भारत कहाँ है? तो एक ये चलता रहता है। तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि इसको तो कोई नकार नहीं सकता कि भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था है। 8.2 की जीडीपी आज भारत की है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज सड़कों के क्षेत्र में, रेलवे ट्रैक्स के क्षेत्र में, हवाई अड्डों के क्षेत्र में जो हुआ, ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं केवल बता रहा हूं कि विकास है, इसके नाते से तमाम जो रोजगार का सृजन होता है उसके नाते से आम आदमी के हाथ में आज एक रोजगार और पैसा जाता है, और उसके नाते से उसका जीवन खुशहाल बनता है। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे गांव में जाइए मनीष, अरे भैया कल परसों मैं गांव से ही आ रहा हूं, आप गांव चले जाओ। आप 2012 से के आसपास जो यूपी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय गांव का विश्लेषण कर रहे हो। यही हाल अखिलेश यादव का भी है कि राजनीतिक बयान आर्थिक विषयों पे नहीं देना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए। और जो आज प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है भारत, थैंक यू मनीष जी, धन्यवाद जी। सत्या नडेला ने जो बयान दिया है, सत्या नडेला तो भारतीय जनता पार्टी और RSS। थैंक यू मनीष जी, जी बहुत शुक्रिया। मैं अजय उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं। अजय उपाध्याय जी, आप जब सत्ता में थे तब बीजेपी ये कहती थी कि अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, उसी मुकाबले भारत की इज्जत भी उतनी कमज़ोर हो रही है। लेकिन अब डॉलर के मजबूत होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं और आपकी पार्टी ये बता नहीं पा रही है कि डॉलर के मजबूत होने से नुकसान क्या है। मनीष जी प्लीज वेट, मनीष जी प्लीज वेट, मनीष जी प्लीज, मनीष जी थोड़ा रुक जाएं। मैं चाहता हूं सब लोग अपना अपना पक्ष रख लें। सवाल पूछ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज वेट कर लें। ये राजनीतिक चर्चा चूंकि नहीं है राजनीतिक विषयों पर, तो मुझे लगता है बेवजह दाएं बाएं आएं बाएं साएं करने से अच्छा है कि तथ्यों पर बात हो। और चूंकि ये आज का आपका दर्शक भी समझ रहा होगा कि कौन तथ्य पर बात कर रहा है। जीडीपी बढ़ी है, महंगाई दर कम हुई है, इस हिसाब से डायरेक्ट कोरिलेशन है। अब आप उनको पक्ष रखने दें अपना। सवाल मत पूछिए प्लीज। हाँ ठीक है, पूछिए आप अजय उपाध्याय जी, गो अहेड। हाँ, ये डॉलर बढ़ने के फायदे मैंने नहीं गिनाए। आपने नहीं गिनाई है, मैंने उनसे पूछा है, आपने थोड़ी पूछा है। आपने कहा ना बीजेपी कह रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बात पहले बीजेपी कहती थी 2014 के पहले। ये मैंने कहा। अभी आपने कहा बीजेपी कह रही है डॉलर के फायदे। सर आप क्यों? ओके अजय उपाध्याय जी, गो अहेड। बहुत ही तथ्यात्मक और आज की चर्चा का केंद्र चूंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो मुझे लगता है आएं बाएं टाएं साएं करने से अच्छा है कि तथ्यों पर बात हो, ताकि आपका दर्शक चीजों को समझ सके। हो सकता है वो हमारे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है सबके सामने आनी चाहिए। खाली बोल देने से और भाषण देने से बात नहीं है। यदि जीडीपी बढ़ रहा है देश का, महंगाई दर कम हो रही है,
तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि रुपया को मजबूत होना चाहिए। पर यह सच्चाई है कि 78 ईयर्स में सबसे ज्यादा गिरा है कोई तो देश का रुपया गिरा है, जो देश की साख है। इसको स्वीकारिए नहीं स्वीकारिए, ये सच्चाई है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है तो निर्यात क्यों कम हो रहा है भाई? लगभग 12% निर्यात क्यों कम हो गया? और आयात ज्यादा क्यों हो गया? लगभग 16% आयात हो गया है। इस पर जरूर एक विवेचन होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है तो विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से पिछले 14 महीने में 1,52,000 करोड़ रुपया कैसे निकाल करके ले गए हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फॉरेक्स एक्सचेंज की बात सबसे जरूरी है, लगभग $12 बिलियन कैसे कम हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों की बात भी एक बार करनी जरूरी है, क्योंकि बार बार इस पर भी देखिए कुछ हमारी अच्छी यूपीए चीजें सरकार भी के हो दौरान रही हैं, प्रश्न आते थे। उस पर भी देखा जाना चाहिए। जैसे $108 आपकी प्रति जीडीपी बैरल 8.2 की दर से बढ़ रही जब है, हम आपका 56 कंजम्पशन बढ़ा है, रुपए में पेट्रोल आपकी डीजल देते थे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। आज $70 प्रति बैरल से कम है। 10 सेकेंड सर, सिर्फ 10 सेकेंड। ओके, कंप्लीट करिए। पेट्रोल डीजल का 1 रुपया कम नहीं हुआ। ऑयल इंपोर्ट बिल में 22% की कमी आई है। फिर क्यों नहीं पेट्रोल डीजल में देश के लोगों को 22 पैसे की कमी आई? ये सवाल है और ये सच्चा सवाल है, Thank you, जनता sir. के हित में सवाल है। Thank you, और sir. देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई को भी प्रदर्शित करता है। Okay. भाजपा जो भी बोल ले, Thank you, sir. सच ये है कि अंदर से खोखला करने का काम है। राजपाल अर्थव्यवस्था कश्यप को जी, पूरी तरह क्या अर्थव्यवस्था का प्रभाव आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? और क्या डॉलर वगैरह अगर बढ़ते हैं तो इससे आम आदमी का क्या बहुत कोई कंसर्न रहता है? देखिए, आम आदमी का कंसर्न रहे या न रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था से जरूर रहेगा। आम आदमी भले कोई इस व्यवस्था को समझ न पा रहा हो, गांव का आदमी क्यों कि 8% के दर से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसमें आम आदमी का भी तो कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जीडीपी बढ़ रही है तो किसकी बढ़ रही है? आप कर्जा कितना लिए हैं? आप ये भी तो देखिए, मिलियन डॉलरों में 7,36,300 मिलियन डॉलर में अरे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, या तो लाख होगा या मिलियन होगा, दो में से एक ही होगा। जी, तो ये जो कर्जा लदा हुआ है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जीडीपी जो चंद उद्योगपति का आप क्यों जोड़ रहे हो? आप आम गांव गरीब की बात क्यों नहीं जोड़ रहे? पहले कौन सी एक क्रय कमाता शक्ति है था, जो बढ़ी है? पहले एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज परिवार में बच्चे, बीवी, पत्नी सब कमा रहे हैं, तब भी खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो हैं। कौन सी क्रय शक्ति बढ़ी जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे हैं? क्रय शक्ति परचेजिंग पावर, मनी, मतलब लोग के पास पैसे हैं। लोगों ने त्योहार तक में अब कपड़ा नहीं तो हर होली दीपावली लोग नए कपड़े ही पहनते थे। आप कितने परिवार में पता कर लीजिए कि नए कपड़े हो। प्रत्येक होली को हम लोग गांव में छोटे थे, चाहे भले कोई एक ही कलर के आते हो, लेकिन सबको नए कपड़े एक ही थान से कटता था। हाँ, लेकिन आज लोगों के पास जरूरत, मजबूरी में मतलब मुश्किल में खरीदना पड़ रहा। कपड़े भी लोगों को खरीदने पड़ रहे तो मुश्किल में। ये क्रय शक्ति, क्या क्रय शक्ति बढ़ी है? आज आदमी अपने खर्चे नहीं, घर नहीं चला पाना कठिन ये है। कौन लोग हैं जो 8% की दर से जीडीपी बढ़ाए दे रहे हैं? कोई अपना कैलकुलेटर तो ये रखे नहीं कि बढ़ाए दे रहे हैं। तो खरीदारी हो रही होगी मार्केट में, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तभी तो इतनी ये ग्रोथ रेट ये है आपका। देखिए, ये जिस तरीके से ये बीजेपी है, बीजेपी क्या क्या आंकड़े ले आ दे और क्या क्या आंकड़े, जिस तरीके के आंकड़े में बीजेपी तो आंकड़ों में फंसाती है। आज ये बताइए सर, बीजेपी से काफी घबराए हुए लग रहे हो। नहीं, हम घबराए नहीं है। ये पूरी तरह से बीजेपी से पूरा देश घबराया हुआ है। ये मैं विपक्ष आपको बता रहा घबराया हूं। ज्यादा दिख रहा है। नहीं, बीजेपी से आज शिक्षा व्यवस्था क्या है? आम आदमी क्या मेडिकल थैंक की यू पढ़ाई सर, करा थैंक यू सकता सर, है? थैंक यू MBBS सर। करा सकता है? पर मैं फीस जमा इस कर विषय सकता पर है किसी क्या? दिन और विस्तार नहीं, चर्चा बेरोजगारी करेंगे। कितनी है? महंगाई सर कितनी धन्यवाद है? सर। सिद्धार्थ कलश जी, आपने जो पक्ष रखे कि साहब अर्थव्यवस्था अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, मनीष शुक्ला जी कहते हैं साहब ये चलिए वैचारिक प्रतिबद्धता हो सकती है, आपको अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन एक विषय है जो आप में और अग्रवाल साहब में मुझे कॉमन कंसर्न दिखा, वो था डॉलर और गोल्ड। ये विषय है, इसका इम्पैक्ट क्या अगर डॉलर मजबूत हुआ तो? भाई हमारे यहाँ जो भी चीज़ें मंगाई जाएंगी, हमें महंगी कीमत पर डॉलर मिलेगा तो हमारे लिए वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। अब सीधी सी बात है कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो आम आदमी पर असर क्या पड़ेगा? फिर भाई जो आयात है, आयात अगर महंगा हो जाएगा तो हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ें महंगी मिलेंगी। कुल मिला के हमारे देश का अधिक पैसा जो है लगेगा हमारे आयात में,
तो सीधी सी बात है कि भाई उसका असर हम उससे आंख मूंद कर नहीं रह सकते कि हम विदेश नहीं जाते हैं, हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है तो हमें डॉलर 90 का हो जाए, 100 का हो जाए, लेकिन असर तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा। हम अपने यहाँ मंगाने वाली ज़्यादातर चीज़ें, अभी किसी साथी ने तेल की बात की, अब हम तेल जब मंगाएंगे तो पहले के मुकाबले हम ज़्यादा पैसा अदा करेंगे, यानी हमारी जेब पर भार ज़्यादा आएगा। तो एक तो सीधा फ़र्क उसका जो है वो हमें वो दिखाई पड़ता है। ये प्रेशर क्यों है इकोनॉमी पे, अमेरिका की वजह से या इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है? नहीं, उसके अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, निसंदेह उसके अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं, जो जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल है उसके कारक हैं। दूसरी बात ये भी है कि पहले की सरकारों के मुकाबले ट्रंप ने अपनी ट्रेड पोजीशनिंग इस तरीके से की है, बहुत एग्रेसिव ट्रेड पोजीशनिंग की है। अभी 1-2 दिन पहले हमारे ऊपर मैक्सिको ने भी 50% का, हम मैक्सिको से व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे थे और व्यापार बढ़ा रहे थे, उसने 50% का। तो अमेरिकी प्रेशर में दुनिया के ज़्यादातर जी प्रेशर टैक्टिक्स, रूस से तेल लेने पर हमने तेल को लगातार रूस से घटाना शुरू कर दिया है, काफ़ी घटा चुके हैं और आने वाले दिनों में और घटाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेशर है कि हम एक ऐसी ट्रेड डील करने जा रहे हैं जिस ट्रेड डील को लेकर हमारे देश के किसान संगठन उसका विरोध पहले से करते आ रहे हैं और खुद हमारा देश की जो प्राइमरी स्टैंड है वो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उस दबाव में हमें उस ट्रेड डील को करने की ज़रूरत पड़ने लगी है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं। सर, जो अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात अग्रवाल साहब करते हैं तो क्या इस वक्त जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका ने होस्टाइल कर रखा है, या अमेरिका का दबाव है, या अंतर्राष्ट्रीय कारण है जैसे कि यूक्रेन रसिया का वार है, तमाम देशों पे सैंक्शन है, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ही आक्रामक टैरिफ पॉलिसीज़? ब्रजेश जी, इसको अगर संक्षेप में कहते हुए बात को आगे बढ़ाऊं मैं, सारा दुनिया का नोबेल प्राइज तो ट्रंप साहब के घर में है और यूरोप में है। क्या कारण है कि उनका आर्थिक ज्ञान अभी बढ़ नहीं पा रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए? आप उनके यहाँ का आज भी देखें, पॉलिसी रेट जो है वो 3.5% के ऊपर है, 5.5 से घटाते 3.5 लाए, लेकिन आज भी उनका जो नॉर्मल होना चाहिए उसका दूना है। उनकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन यह है कि उनका ऋणग्रस्तता इतनी ज़्यादा है कि उनको उसके ऊपर के जो एक्ट था वो हटाना पड़ा है, वरना वो एक सप्ताह की सैलरी नहीं दे सकते। आज उनकी स्थिति ये है जी। और जहाँ तक बात रही एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी की, ठीक है, हर कंट्री का अपना एक चॉइस होता है, लेकिन क्या ये अमेरिका के हित में है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी के हित में है? बिल्कुल नहीं है। भारत भी उसका शिकार है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं शिकार है, लेकिन भारत अपने रास्ते अलग बना रहा है। और अगर 18 कंट्री से कलहन साहब उसने किया है, भारत ने अपना एग्रीमेंट रूपी में किया है, तो कोई छोटी शुरुआत नहीं होती। कभी भी इस तरह की शुरुआत अगर भारत ने पहले कभी किया हो तो आप देखिएगा। दूसरा, जो हमने मास्टर और वीजा को किनारे किया है, अपना स्वदेशी मॉडल रूपे का लेकर के आए हैं, तो प्रयास एक दिन में नहीं होता। इसी तरह जैसे आर्मी का तैयारी एक दिन में नहीं होता, तो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। अभी जैसे सबने एक बात स्वीकार करी, सभी ने स्वीकार करी, वो स्वीकार किया कि भारत का डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड क्यों बढ़ रहा है? गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से और उनकी क्रय शक्ति बढ़ने की वजह से। और क्रय शक्ति दो तरीके से बढ़ती, या तो आमदनी बढ़ा दिया जाए या वस्तुओं के दाम घटा दिए जाएं। वस्तुओं के दाम दो तरीके से घटते हुए दिखाई पड़े हैं। पहला, वस्तुओं का दाम जीएसटी के कारण घटता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, जो हमारा इन्फ्लेशन पर किसी भी हमारे पैनलिस्ट ने चर्चा नहीं की कि आज इन्फ्लेशन हमारे लिए चुनौती है। तो इन्फ्लेशन क्योंकि 2% के आसपास आ चुका है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखते हुए हम बहुत मैच्योर्ड इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। एक जवाब और मैं देना चाहूँगा कलहन जी की बात का, जो उन्होंने IMF को लेकर के बहुत उसकी क्रेडिबिलिटी मानी है। मैं IMF की क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं मानता, जब ग्लोबल क्राइसिस है दुनिया में, कहाँ चले गए वर्ल्ड बैंक, कहाँ चले गए IMF? जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो इनके डेटा मैकेनिज्म पर ध्यान आता है। और मैं आपको बता दूं, जो नया कंक्लूड कर रहा है, इनके पहले से शुरुआत हो चुकी थी जब IMF ने कहा था। तो हमारा GDP ग्रोथ रेट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब भी बेस होता है, ग्रोथ रेट ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें नए आइटम शामिल होते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। इतनी इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन
और डिबेट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक बेहद अनकन्वेंशनल डिबेट में आप सब ने राजनीतिक रूप से संयम और धैर्य का परिचय देते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला बॉस कौन है। वैसे पंकज चौधरी हैं, लेकिन डिटेल में आपको प्रियव्रत बताएंगे। कौन है बीजेपी का नया कप्तान जो बनाएगा 27 का प्लान।